नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोचित्र कथा की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है मुर्दा बोल उठा। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। शिवरात्रि का महापर्व था। इस उपलक्ष्य में अभयगढ़ राज्य को दुल्हन की तरह सजाया गया था। सब लोग उल्लासपूर्वक इस पर्व को मना रहे थे। दूसरी ओर राजमहल में राजा भैरव सिंह से राजकुमारी वैशाली कह रही थी, पिताजी महाराज, शिवरात्रि के पावन पर्व पर मैं शिव मंदिर में जाकर शंकर भगवान की पूजा करना चाहती हूँ। ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटी। हम अभी तुम्हारे मंदिर जाने का प्रबंध करवाते हैं। कुछ देर बाद ही राजकुमारी वैशाली रथ में बैठकर शिव मंदिर की ओर जा रही थी। अभी उसका रथ कुछ ही दूर पहुंचा था कि रथ के सामने से एक वृद्धा गुजरी। कौन है ये वृद्धा? ये तो बड़ी कमजोर है। राजकुमारी वैशाली ने सारथी को आदेश दिया, सारथी रथ रोको। सारथी ने आदेश का तुरंत पालन किया। तब राजकुमारी रथ से उतरकर उस वृद्धा के पास पहुंची। आप कौन हैं? ये सुनकर वृद्धा पीड़ादायक हंसी हंसती हुई बोली, ये मेरा दुर्भाग्य ही है राजकुमारी जी, जो आप भी मुझे नहीं पहचान सकी। मैंने सचमुच आपको नहीं पहचाना। कौन हैं आप? तो सुनो राजकुमारी जी, आज से 40 वर्ष पहले मैं अभयगढ़ की राज नर्तकी थी। मेरा नाम रूप लक्ष्मी है। 40 वर्ष पहले अभयगढ़ के लोग मेरे रूप को देखकर सूध बूध खो बैठते थे। ओह, तो तुम अभयगढ़ की पुरानी राज नर्तकी हो। लेकिन तुम्हारी ये दशा क्यों हुई? तुम्हारा सारा रूप सौंदर्य कहाँ चला गया? अब तो तुम्हारे शरीर पर झुर्रियाँ पड़ी हुई है। ऐसा क्यों है? वैशाली की बात सुनकर वृद्धा राज नर्तकी रूप लक्ष्मी हंसी। राजकुमारी जी, आप बहुत भोली हैं। मेरा सारा रूप सौंदर्य उम्र की भेंट चढ़ गया है। ये झुर्रियाँ भी उम्र की देन है। अब तो बस मौत का इंतजार है। मौत का इंतजार? लेकिन तुम मौत की प्रतीक्षा क्यों कर रही हो? मौत तो बड़ी पीड़ादायक होती है राजनर्तकी। राजकुमारी जी, मौत चाहे कितनी पीड़ादायक क्यों ना हो, लेकिन संसार में आए प्रत्येक जीव को एक न एक दिन मौत को गले लगाना ही पड़ता है। यही इस संसार का शाश्वत नियम है। ओह। तब वृद्धा राजकुमारी से आज्ञा लेकर धीरे धीरे चलती हुई सामने वाले भवन में, जो कि उसका पुराना भवन था, भीतर चली गई और वैशाली अनमनी सी रथ में आकर बैठ गई। फिर उसने सारथी को आदेश दिया, चलो सारथी, आगे चलो। सारथी ने रथ आगे बढ़ा दिया। वृद्धा राज नर्तकी से मिलकर वैशाली उदास हो उठी थी। रथ अभी थोड़ी ही दूर आगे गया था कि राह में वैशाली ने एक अर्थी जाति दिखाई दी। वैशाली अपने जीवन में प्रथम बार किसी अर्थी को देख रही थी, इसलिए कौतूहल से भरकर उसने सारथी से पूछा, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है। सारथी, ये सब क्या है? इतने सारे लोग किस चीज को उठाए ले जा रहे हैं और ये सब राम नाम सत्य है क्यों बोल रहे हैं? राजकुमारी जी, ये लोग किसी शव को अंतिम संस्कार के लिए शमशान की ओर ले जा रहे हैं। शमशान में ये लोग इस शव का क्या करेंगे सारथी? वहां इस शव को अग्नि को समर्पित कर दिया जाएगा। राजकुमारी जी, जब शव पूरी तरह जलकर राख हो जाएगा तो सब लोग वापस अपने अपने घर लौट आएंगे। ओह, तो क्या इस संसार में सभी को मरना होता है? हाँ राजकुमारी जी, हर जीव की आयु की एक निश्चित सीमा होती है। जब कोई जीव अपनी आयु की सीमा पूरी कर देता है, तभी उसकी मृत्यु हो जाती है। तो क्या तुम भी एक दिन मर जाओगे सारथी? हाँ राजकुमारी जी। वैशाली ने एक पल कुछ सोचा, फिर सारथी से कहा, तो क्या मेरी आयु की भी कोई सीमा है सारथी? वैशाली की बात सुनकर सारथी एक पल के लिए झिझका, फिर बोला, सच तो ये है राजकुमारी जी कि आपकी आयु की भी एक सीमा है। जब आप आयु की उस सीमा तक पहुंच जाएंगी, उस दिन आपकी भी मृत्यु हो जाएगी। वैशाली मौत के भय से कांप उठी। कुछ देर बाद रथ
शिव मंदिर के बाहर जा रुका। तब वैशाली अनमनी सी रथ से नीचे उतरी। मंदिर में जाकर उसने शिव जी की आराधना की। तत्पश्चात रथ में बैठकर वापस राजमहल लौट आई। उसी दिन से राजकुमारी वैशाली उदास रहने लगी। वो हर समय यही सोचती रहती, एक दिन मुझे भी मौत के आगोश में चले जाना है। ये जीवन व्यर्थ है, पता नहीं किस पल मौत आ जाए। एक दिन मेरा रूप सौंदर्य भी उसी प्रकार समाप्त हो जाएगा जिस प्रकार राजनर्तकी रूप लक्ष्मी का रूप सौंदर्य समाप्त हो गया। मेरा शरीर भी एक दिन अग्नि में जलकर भस्म हो जाएगा। इस कल्पना से ही राजकुमारी वैशाली बार बार सिहर उठती। अब राजकुमारी ना तो सखी सहेलियों से मिलती, ना किसी से बोलती चालती। बस गुमसुम सी अपने कक्ष में पड़ी अपनी मृत्यु के बारे में सोचती रहती। कितना निष्ठुर है भगवान, जो इतने सुंदर सुंदर मनुष्यों को कुरूप बना देता है और अंत में एक दिन मार देता है। दिन रात इन्हीं सोच विचारों में गुम रहने से उसके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ा। उसकी ये अवस्था देख उसके पिता राजा भैरव सिंह एवं मां महारानी दीपाली दुखी हो उठे। महारानी, ना जाने हमारी फूल सी बिटिया को क्या रोग लग गया है। ना तो ये हंसती है, ना मुस्कुराती है, बस सारे दिन इसी प्रकार गुमसुम सी बैठी रहती है। महाराज, जल्द ही कुछ कीजिए, वरना मेरी बच्ची यूं ही घुट घुट कर मर जाएगी। राजा भैरव सिंह ने उसी समय राजवैद्य को बुलाया। राजवैद्य जी, तुम राजकुमारी वैशाली के रोग का पता लगाकर उसका उचित उपचार करो। जो आज्ञा महाराज। राजवैद्य ने बड़ी सूक्ष्मता से राजकुमारी वैशाली की नाड़ी का निरीक्षण किया। तत्पश्चात राजा से कहा, क्षमा करें महाराज, राजकुमारी को कोई शारीरिक रोग नहीं है। लगता है इन्हें कोई मानसिक सदमा पहुंचा है जिसका उपचार किसी भी वैद्य के पास नहीं है। तो क्या राजकुमारी के रोग का कोई उपचार नहीं है राजवैद्य जी? राजकुमारी के रोग का बस एक ही उपचार है महाराज। इन्हें जैसे भी हो हंसाया जाए, और इतना हंसाया जाए कि हंसते हंसते इनकी आंखों में आंसू आ जाए, तभी ये इस अवस्था से उबर सकेंगी, अन्यथा नहीं। ओह! राजा भैरव सिंह ने उसी समय राजकुमारी वैशाली की सभी सहेलियों को बुलवाया और उनसे कहा, तुम्हारी सखी राजकुमारी वैशाली इन दिनों बीमार है। तुम में से जो कोई भी किसी तरह राजकुमारी को हंसाएंगी, हम उसे मुहमांगा इनाम देंगे। तब राजकुमारी वैशाली की सहेलियां विभिन्न वेश धरकर राजकुमारी वैशाली के कक्ष में पहुंची। राजकुमारी वैशाली ने उन सब की ओर एक दृष्टि डाली, फिर मुंह झुका लिया। ये देखकर सभी सहेलियां हैरान रह गई। राजकुमारी जी तो हमें देखकर हंसी ही नहीं, ना जाने राजकुमारी जी को क्या हो गया है। पहले तो ये बहुत हंसती थी। राजा भैरव सिंह को जब ये पता चला तो वो और दुखी हो उठा। महारानी दीपाली उससे बोली, महाराज, राजकुमारी की सखियां भी उसे नहीं हंसा सकी, अब क्या होगा? महारानी, तुम चिंता ना करो, हम राजकुमारी की खुशी के लिए कोई ना कोई उपाय अवश्य निकालेंगे। उसी दिन राजा भैरव सिंह ने प्रधानमंत्री कल्याण सिंह को आदेश दिया, प्रधानमंत्री जी, सारे राज्य में ये मुनादी करवा दो, जो भी राजकुमारी वैशाली को इतना हंसा देगा कि हंसते हंसते उसकी आंखों में आंसू आ जाए, हम उसी के साथ राजकुमारी वैशाली का विवाह कर देंगे। जो आज्ञा महाराज। उसी दिन मुनादी वाला राज्य में मुनादी करने लगा, सुनो नगरवासियों, सुनो, अपनी किस्मत आजमाओ और उदास राजकुमारी को हंसाकर उससे विवाह करो। अभयगढ़ में ही बीरेश्वर नाम का एक निर्धन युवक रहता था। वो शिव का सच्चा भक्त था। उस दिन जब वो मंदिर में शिवलिंग पर दूध चढ़ाने गया तो उसे भगवान शिव ने दर्शन दिए। बीरेश्वर, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम इस देश के राजा बनो। मैं भला इस देश का राजा कैसे बन सकता हूँ भगवान? राजकुमारी वैशाली से विवाह करके तुम इस देश के राजा बन सकते हो। ये तो तुम जानते ही हो कि अभयगढ़ के राजा भैरव सिंह की केवल एक ही पुत्री है, वैशाली। इसलिए राजा भैरव सिंह के पश्चात राजकुमारी वैशाली का पति ही इस देश का नया राजा होगा। लेकिन भगवान, भला राजा भैरव सिंह मुझ गरीब से अपनी बेटी का विवाह क्यों करेंगे?
वीरेश्वर, लगता है तुमने राज्य में आज होने वाली मुनादी नहीं सुनी है। कैसी मुनादी भगवान? राजा भैरव सिंह ने मुनादी करवाई है कि जो भी उनकी पुत्री वैशाली की उदासी दूर करके उसे हंसाएगा, राजा भैरव सिंह उसी के साथ वैशाली का विवाह कर देंगे। लेकिन मैं राजकुमारी वैशाली को कैसे हंसा पाऊंगा भगवान? ये सुनकर शिव भगवान हंसे। वीरेश्वर, बहुत भोले हो तुम, साथ ही तुम तर्क बहुत करते हो। सुनो, राजकुमारी वैशाली मृत्यु से भयभीत हो गई है, इसलिए वो उदास रहने लगी है। तुम उसके पास जाकर उसे हंसी से साराबोर कहानियां सुनाओ। तुम्हारी कहानियां सुनकर उदास राजकुमारी अवश्य हंसेगी, और तब राजा भैरव सिंह वैशाली का विवाह तुम्हारे साथ कर देंगे। अच्छा, लेकिन भगवान, मुझे तो कहानियां सुनानी आती ही नहीं है। शिव भगवान ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, वीरेश्वर जाओ, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम जैसे ही राजकुमारी वैशाली के सामने पहुंचोगे, हंसी से भरी कहानियां तुम्हें खुद ब खुद याद आती चली जाएगी। वीरेश्वर को ये आशीर्वाद देकर शिव भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तब वीरेश्वर सीधा अपने घर पहुंचा। माँ, आज मुझे शिव भगवान ने साक्षात दर्शन दिए। अच्छा? हाँ माँ, उन्होंने मुझे इस देश का राजा बनने का आशीर्वाद दिया है। ये कैसे हो सकता है बेटे? माँ, भला शिव भगवान का दिया वरदान भी कभी झूठ हो सकता है? उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं उदास राजकुमारी वैशाली को हंसाकर उससे विवाह कर सकता हूँ। लेकिन तुम उदास राजकुमारी वैशाली को हंसाओगे कैसे? तब उसने माँ को सारी बात विस्तार पूर्वक बताई। वीरेश्वर से सारी बात जानकर माँ ने उससे कहा, यदि ऐसी बात है बेटा, तो तुम देरी ना करो और इसी समय राजमहल में जाकर राजा भैरव सिंह से मिलो। तुम ठीक कह रही हो माँ। वीरेश्वर उसी समय राजा भैरव सिंह के पास पहुंचा। महाराज, मैं राजकुमारी वैशाली को हंसा सकता हूँ। तुम राजकुमारी को हंसाओगे, लेकिन कैसे? महाराज, मैं राजकुमारी वैशाली को ऐसी मज़ेदार कहानियां सुनाऊंगा जिन्हें सुनकर वे उदासी छोड़कर खिलखिलाने पर मजबूर हो जाएंगी। ठीक है, तुम राजकुमारी वैशाली को हंसाने की कोशिश करके देख सकते हो। तब भैरव सिंह वीरेश्वर के साथ राजकुमारी वैशाली के कक्ष में पहुंचे। बेटी वैशाली, ये युवक तुम्हें कहानियां सुनाना चाहता है। पिता की बात सुनकर वैशाली ने सुनी आंखों से वीरेश्वर की ओर देखा, फिर मुंह फेर लिया। तब राजा भैरव सिंह के निर्देश पर वीरेश्वर सैया के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। तत्पश्चात वो राजकुमारी से बोला, राजकुमारी जी, आप हुंकार भरे या ना भरे, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे पति पत्नी की कहानी सुनाता हूँ जो अत्यंत बूढ़े थे। उन दोनों में परस्पर बहुत प्रेम था, लेकिन साथ ही साथ दोनों बहुत जिद्दी भी थे। फिर भी दोनों में अच्छी गुजर रही थी। एक दिन जब खूब मूसलाधार वर्षा हो रही थी, तो बूढ़ा रामदीन अपनी पत्नी कौशल्या से बोला, कौशल्या, बरसात से मौसम सुहावना हो गया है। यदि ऐसे में पकौड़े खाने को मिल जाए तो मज़ा आ जाए। मैं अभी देखती हूँ कि घर में बेसन है या नहीं। कौशल्या ने तुरंत अंदर जाकर बेसन के डिब्बे को देखा, फिर रामदीन से बोली, इसमें तो थोड़ा सा बेसन पड़ा हुआ है। अब इस बारिश में बेसन लाने के लिए कौन घर से निकले? अतः अतः घर में जितना भी बेसन है उससे जितने पकौड़े बने बना लो। जो भी पकौड़े बनेंगे उसे हम दोनों मिल बांट कर खा लेंगे। ठीक है। कौशल्या पकौड़े बनाने में जुट गई। कुल 7 पकौड़े बने। तब कौशल्या ने पकौड़ों का बंटवारा इस प्रकार किया। उसने रामदीन की तस्तरी में 4 पकौड़े और अपनी तस्तरी में 3 पकौड़े रखे। ये देखकर रामदीन ने उससे कहा, ये क्या, मैं एक पकौड़ा ज़्यादा खाऊंगा और तुम एक पकौड़ा कम खाओगी? तो क्या हुआ? अगर कुछ नहीं हुआ तो मेरे स्थान पर तुम क्यों नहीं 4 पकौड़े खा लेती? ये कैसे हो सकता है? मैं 4 पकौड़े खाऊं और तुम 3? मुझसे ऐसा नहीं हो सकेगा। तो क्या मैं तुम्हें एक पकौड़ा कम देकर ज़्यादा खा लूं? मुझसे भी ये नहीं हो सकेगा। कहकर रामदीन ने पकौड़े की तस्तरी अपने आगे से सरका दी। तब कौशल्या ने उसकी मनुहार की, बेकार का झगड़ा क्यों बढ़ाते हो? 4 पकौड़े ही खा लो ना।
नहीं, रामदीन कहकर बैठ गया। कौशल्या भी कम हटी नहीं थी, वो भी अकड़ कर बैठ गई। ठीक है, मत खाओ मेरी बला से। दोनों एक दूसरे से रूठे रहे। पकौड़े ना जाने कब के ठंडे हो गए थे। जब सांझ होने को आई तो उन दोनों के झगड़े का कोई हल ना निकला। तो अंत में कौशल्या रामदीन से बोली, क्यों ना हम सातवां पकौड़ा आधा आधा बांट लें। इस प्रकार हम दोनों पर साढ़े तीन पकौड़े हो जाएंगे। नहीं, हम पकौड़े के दो टुकड़े नहीं करेंगे। पकौड़े को तोड़ने से पकौड़े पकौड़े का वो मज़ा नहीं रहेगा जो मज़ा साबुत पकौड़े में होता है। धीरे धीरे रात घिर आई। तब रामदीन ने सोचा, आज अच्छे पकौड़े बनवाए। ना पकौड़े बनते और ना मुझसे और कौशल्या में झगड़ा होता। अतः झगड़े को निपटाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। ये सोचकर उसने कौशल्या से कहा, कौशल्या, इस समय रात हो गई है, इसलिए ऐसा करते हैं कि अब हमें सो जाना चाहिए। सुबह हम दोनों में से जो भी पहले उठेगा वो 4 पकौड़े खाएगा और जो बाद में उठेगा वो 3 पकौड़े खाएगा। ठीक है। तब कौशल्या ने घर का दरवाजा अंदर से बंद किया। तत्पश्चात दोनों अपनी अपनी चारपाई पर लेट गए। लेकिन सुबह होने पर दोनों की आंखें एक साथ खुली, पर दोनों ही आंखें मूंदे सोने का नाटक कर रहे थे। दोनों सोच रहे थे, पहले कौशल्या आंखें खोले तो वो 4 पकौड़े खा ले। अगर मैं बाद में आंख खोलूं तो रामदीन को 4 पकौड़े खाने ही पड़ेंगे। दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे और एक दूसरे को ज़्यादा हिस्सा देना चाहते थे। इसी उधेड़-बुन में दिन काफी चढ़ गया और दोनों में से कोई भी नहीं उठा। उधर गांव वालों ने जब दिन चढ़ने पर भी उन दोनों में से किसी को भी घर से बाहर निकलते नहीं देखा तो उन्होंने सोचा, क्या बात है, आज रामदीन काका का दरवाजा अभी तक क्यों बंद है। रामदीन काका एवं कौशल्या काकी तो मुंह अंधेरे ही उठ जाते हैं, फिर आज उनका दरवाजा क्यों बंद है। जरा दरवाजे पर दस्तक देकर तो देखो। तब एक गांव वाले ने रामदीन के घर के बंद दरवाजे पर दस्तक देते हुए पुकारा, रामदीन काका, रामदीन काका। अंदर जब चरपाई पर लेटे रामदीन ने ये आवाज़ सुनी तो वो सोचने लगा, घर के बाहर श्यामू मुझे आवाज़ दे रहा है। अगर मैं उठा तो शर्त हार जाऊंगा, तब मुझे 7 में से 4 पकौड़े खाने पड़ेंगे। नहीं, मैं दरवाज़ा खोलने किसी भी हालत में नहीं उठूंगा। ये सोचकर रामदीन चुपचाप चरपाई पर आंखें मूंदे लेटा रहा। कौशल्या भी यही सोचकर चुपचाप पड़ी रही। घर के अंदर से कोई जवाब ना पाकर गांव वाले घबरा उठे। लगता है दाल में कुछ काला है, वरना रामदीन काका मेरी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा जरूर खोलते। अब क्या किया जाए, करना क्या है, दरवाज़ा तोड़ दो। तब गांव वाले दरवाज़ा तोड़ने में जुट गए तो कुछ ही देर बाद ही दरवाज़ा टूटकर गिर पड़ा। अब हमें अंदर चलकर देखना चाहिए कि मामला क्या है। तब सारे गांव वाले उस कमरे में पहुंचे जिसमें रामदीन और कौशल्या लेटे हुए सोने का नाटक कर रहे थे। उन्हें इस अवस्था में लेटे हुए देख गांव के मुखिया ने कहा, लगता है दोनों मर गए हैं, तभी तो आवाज़ लगाने पर भी इन्होंने घर का दरवाज़ा नहीं खोला। फिर क्या था, वहां रोना धोना मच गया। तब गांव के मुखिया ने लोगों से कहा, आइए अब हमें आइए भाइयों, अब हमें रामदीन और उसकी पत्नी कौशल्या का अंतिम संस्कार की तैयारी करनी चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं मुखिया जी। जल्दी गांव के लोगों ने 100 यात्रा का सामान इकट्ठा कर लिया। अब जल्दी ही कोई जाकर हरिया बढ़ई को बुला लाओ, वो 2 अर्थियां बना देगा। एक आदमी तुरंत हरिया बढ़ई को बुलाने चला गया। इधर ये सब तैयारियां चल रही थी तो दूसरी ओर चारपाई पर आंखें मूंद कर लेटा हुआ रामदीन सोच रहा था, बस बहुत हो चुका। अब अगर और ज़्यादा चुपचाप पड़ा रहा तो गांव वाले सचमुच ही हमें जीवित ही अर्थी पर कस देंगे। ये सोचकर वो झटपट उठा और पास बिछी चारपाई पर लेटी कौशल्या को झंझोड़ता हुआ बोला, कौशल्या उठो, तुम जीती मैं हारा, लाओ मैं 4 खा लूँगा, तुम 3 खा लेना। रामदीन के कहने भर की देर थी कि चारपाई पर लेटी कौशल्या ने भी झट आंखें खोल दी। ये देखकर गांव वाले भय से चिल्ला उठे, अरे रामदीन काका एवं कौशल्या काकी पुनः जीवित हो गए हैं।
लगता है इन दोनों में भूत ने प्रवेश कर लिया है, तभी तो ये मरकर जी उठे हैं। तब तो यहाँ से भागो, वरना ये भूत सबको खा जाएंगे। तब सभी गांव वाले सिर पर पैर रखकर वहां से भागे। भूत भूत भूत, भूत भूत चिल्लाता हुआ जिसे जिधर सूझा वो उधर ही दौड़ पड़ा। रामदीन और कौशल्या गांव वाले को भागते देखकर हंसने लगे। वाह, गांव वाले तो हमें भूत ही समझ बैठे। तब रामदीन और कौशल्या ने मिलकर एक दिन के बासी पकौड़े खाए। पकौड़े खाने के पश्चात रामदीन गांव की चौपाल पर पहुंचा। उसे देखते ही गांव वाले चिल्लाकर भागने लगे। भूत भूत, भागो यहाँ से। गांव वालों को वहां से भागते देखकर रामदीन ने उन्हें आवाज लगाई। गांव वालों, मुझसे डरो नहीं, मैं मरा नहीं था और ना ही मैं भूत बना। रुको, मेरे पास आकर मेरी बात सुनो। रामदीन की बात सुनकर डरते सहमते हुए गांव वाले उसके पास आए। तब मुखिया ने उससे कहा, रामदीन काका, तुम मरे नहीं थे तो तुमने मरने का नाटक क्यों किया था? तो सुनो मुखिया जी, कहकर रामदीन ने विस्तार पूर्वक गांव वाले को सारी बात बताई। सुनकर मुखिया जी ने रामदीन से पूछा, तो तुम उस समय पकोड़े खाने की बात कर रहे थे, लेकिन हम तो समझ रहे थे कि तुम कौशल्या काकी से ये कह रहे थे कि तुम 4 आदमी खाओगे और कौशल्या काफी 3 आदमी खाएगी। बस इसी बात को सुनकर हम वहां से भाग खड़े हुए। गांव के लोग रामदीन और कौशल्या के झगड़े को सुनकर बेतहासा हंस पड़े। वाह रामदीन काका, वाह, तुमने तुमने एवं काकी ने सभी को खूब बुद्धू बनाया। राजकुमारी वैशाली को ये कहानी सुनाने के पश्चात वीरेश्वर ने उसके मुख की ओर देखा। कहानी सुनकर राजकुमारी के मुख पर मुस्कान की हल्की सी रेखा तो आई। अब मैं राजकुमारी को हंसी की कहानियां तब तक सुनाता रहूंगा जब तक कि राजकुमारी पूरी तरह खुलकर नहीं हंसेगी। ये सोचकर वीरेश्वर ने पुनः राजकुमारी वैशाली से कहा, राजकुमारी जी, लगता है आपको मेरी सुनाई कहानी पसंद नहीं आई। खैर कोई बात नहीं, मैं आपको दूसरी कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में घनश्याम दास नाम का एक महाजन रहता था। वो बहुत ही कंजूस मक्खीचूस था। एक एक पैसे को वो दांतों से पकड़ता था और साथ ही साथ वो बहुत ही सख्ती आदत का था। इस कारण कोई भी नौकर उसके यहाँ ज़्यादा दिन नहीं टिक पाता था। सब उसके कंजूसी एवं सख्ती आदत से घबराकर जल्द ही नौकरी छोड़कर भाग जाते थे। उसी गांव में एक दिन काम की खोज में भटकता हुआ गणेश नाम का एक युवक पहुंचा। वो गांव के मुखिया से बोला, मुखिया जी, मैं बेरोजगार हूँ, क्या मुझे इस गांव में कोई नौकरी मिल सकती है? गणेश की बात सुनकर मुखिया जी को सहसा कुछ याद आया। इस युवक को नौकरी की तलाश है और घनश्याम महाजन का नौकर उसकी कंजूसी एवं सक्की मिजाज से तंग आकर कल ही नौकरी छोड़कर भागा है। क्यों ना इस युवक को मैं घनश्याम महाजन के यहाँ नौकरी दिलवा दूं? ये सोचकर उसने गणेश से कहा, बेटा, मैं तुम्हें इस गांव के महाजन घनश्याम के यहाँ नौकरी दिलवा सकता हूँ, लेकिन उसके यहाँ नौकरी करना जरा टेढ़ी खीर है। क्यों, ऐसी क्या बात है घनश्याम महाजन में मुखिया जी? बेटा, घनश्याम महाजन बहुत ही कंजूस एवं सक्की मिजाज का है। उसके यहाँ कोई भी नौकर ज़्यादा दिन नहीं टिकता। हर किसी को वो अपनी कंजूसी और शक का शिकार बना डालता है। हर कोई उससे तंग है। मुखिया जी, बस आप मुझे एक बार घनश्याम महाजन के यहाँ नौकरी दिलवा दो, तब मैं आपको दिखाऊंगा कि घनश्याम महाजन को कैसे सबक सिखाया जाता है। तुम भला उस कंजूस और सक्की को कैसे सबक सिखाओगे? वो तो बहुत चालाक है बेटा। वो तो मुझ पर छोड़ दो मुखिया जी। वो नौकर और होंगे जो महाजन घनश्याम की नौकरी छोड़कर भाग गए। मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं घनश्याम महाजन को मजा चखा कर ही छोड़ूंगा। तब मुखिया जी गणेश को लेकर घनश्याम महाजन के पास पहुंचे। महाजन जी, ये युवक तुम्हारे यहाँ नौकरी करना चाहता है। इसका नाम गणेश है। मुखिया जी की बात सुनकर घनश्याम ने पैनी नजरों से गणेश को घूरते हुए कहा, गणेश, मैं तुम्हें नौकर रखने को तैयार हूँ, पर शर्त यह है, तुम्हें मैं वेतन के रूप में जितना भी धन दूंगा वो तुम्हें स्वीकार होगा, चाहे मैं तुम्हें कम धन दूं या ज़्यादा। मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है। साथ ही मेरी भी एक शर्त है। क्या कहा? तुम्हारी भी कोई शर्त है? हाँ, जरा सुने तो, तुम्हारी क्या शर्त है?
मेरी शर्त यह है कि आप अपनी ओर से मुझे नौकरी पर से हटाने की कोशिश नहीं करेंगे। यदि आपने मुझे कभी नौकरी से निकालने की कोशिश की तो आपको बदले में मुझे 1,000 मोहरे एवं गांव के लोगों के सामने नाक रगड़नी पड़ेगी। बड़ी विचित्र शर्त है तुम्हारी। घनश्याम सोच में पड़ गया। वो सोचने लगा, मुझे गणेश की शर्त मानने में कोई एतराज नहीं करना चाहिए। भला मेरी आदत के कारण आज तक कोई मेरे पास नौकर टिका है जो ये छोकरा टिकेगा? मैं इसे कम वेतन देकर इसे खूब खूब कसकर काम लूंगा। तब ये भी क्या याद रखेगा कि किस चालाक आदमी से उसका पाला पड़ा था। अतः वो सोचते हुए उसने गणेश से बोला, गणेश, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। तब आज से मैं आपका नौकर और आप मेरे मालिक। उसी दिन से गणेश महाजन के यहाँ नौकरी करने लगा। अभी उसे घनश्याम के यहाँ नौकरी करते हुए 5 ही दिन हुए थे कि छठे दिन महाजन की पत्नी लक्ष्मी ने महाजन से कहा, सुनते हो जी, सुरेखा बेटी के यहाँ बेटा पैदा हुआ है। हाँ हाँ, मुझे मालूम है, सुरेखा बेटी के यहाँ बेटा पैदा हुआ है, तो मैं क्या करूँ? कैसी बातें करते हो जी। रस्म के मुताबिक तुम्हें एक टोकरी लड्डू और एक शहद की बोतल लेकर सुरेखा बेटी के यहाँ जाना पड़ेगा। और चाहे तुम कुछ करो या ना करो, अगर इतना भी ना करोगे तो जमाना क्या कहेगा? लक्ष्मी, तुम्हारी तो बस जीभ हिल गई है। पर क्या जानती हो एक टोकरी लड्डू और एक बोतल शहद पर कितना खर्च आएगा? ये सुनकर लक्ष्मी ने उससे कहा, माना कि तुम कंजूस मक्खी चूस हो, पर बेटी का मामला है। अगर एक टोकरा लड्डू और एक शहद की बोतल सुरेखा के यहाँ ना पहुंची तो ससुराल में सुरेखा की बहुत किरकिरी होगी। हाँ, ये बात तो है। घनश्याम सोच में पड़ गया। वो सोच रहा था, कितनी भी कंजूसी करना चाहूं, पर सुरेखा बेटी के यहाँ एक टोकरी लड्डू और एक शहद की बोतल लेकर तो जाना ही पड़ेगा। सो घनश्याम महाजन हलवाई की दुकान पर जाकर एक टोकरी लड्डू लाया और लड्डुओं की पतली लकड़ी के तख्तों से ढक दिया। तत्पश्चात उसने लकड़ी के तख्ते पर गोबर की तह बिछाई। ये देखकर लक्ष्मी नाक भौं सिकुड़ती हुई उससे बोली, ये क्या कर रहे हो जुई? लड्डुओं को गोबर से क्यों ढक दिया? लक्ष्मी, तुम तो जानती ही हो, इस टोकरी को सिर पर उठाकर गणेश मेरे साथ सुरेखा के ससुराल जाएगा। अगर उसे यह पता चल गया कि टोकरी में लड्डू है तो हो सकता है कि राह में वो 1-2 लड्डू चोरी करके खा ले। इसलिए मैंने लड्डुओं पर गोबर बिछा दिया है। पति की बात सुनकर लक्ष्मी हक्का बक्का रह गई। तब कुछ ना कह सकी। लेकिन बेचारे घनश्याम को क्या पता था कि कमरे के बाहर खड़े गणेश ने उसकी सारी कारस्तानी देख ली है। गणेश, अच्छा मौका है। आज तू कंजूस मक्खीचूस घनश्याम महाजन को छट्टी का दूध याद दिला सकता है। सभी तैयारी कर गणेश के सिर पर गोबर से ढका लड्डुओं का टोकरा रख और अपने हाथ में शहद की बोतल ले घनश्याम महाजन सुरेखा की ससुराल की ओर चल पड़ा। अभी वे कुछ ही दूर चले थे कि गणेश 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 ने साथ चलते घनश्याम महाजन से कहा, मालिक, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। आप बेटी की ससुराल में गोबर से भरा टोकरा क्यों लेकर जा रहे हैं? सुनकर महाजन ने गणेश पर शक की एक नज़र डालते हुए सफेद झूठ बोला, गणेश, हमारे यहाँ रिवाज है, जब बेटी के पुत्र उत्पन्न होता है तो बेटी का पिता अपने यहाँ से गोबर का टोकरा लेकर पुत्री के यहाँ जाता है और उसी गोबर से पुत्री का घर लीपा जाता है। इसलिए मैं गोबर का टोकरा लेकर सुरेखा के बेटी के यहाँ जा रहा हूँ। घनश्याम की बात सुनकर गणेश मन ही मन मुस्कुराया। घनश्याम महाजन क्यों मुझसे झूठ बोल रहा है? मुझे सब पता है। टोकरे में गोबर नहीं बल्कि गोबर के नीचे लड्डू रखे हैं। कुछ दूर और आगे चलकर गणेश ने घनश्याम सेठ के हाथ में पकड़ी शहद की बोतल की ओर इशारा करते हुए कहा, मालिक, इस बोतल में क्या है? गणेश बार बार घनश्याम से पूछताछ कर रहा था, इसलिए शक्की मिजाज महाजन झल्ला गया। वो झल्लाते हुए बोला, इस बोतल में जहर है गणेश। महाजन की झल्लाहट देखकर गणेश मन ही मन मुस्कुरा कर रह गया। कुछ दूर और चलने पर घनश्याम महाजन थककर एक पत्थर पर बैठ गया। उसे वो वहां रुकता देख गणेश ने उससे कहा,
मालिक, यदि आज्ञा दें तो मैं टोकरे को लेकर आगे चलूं? हाँ हाँ, तुम चलो, मैं कुछ देर तक आराम करके ही आगे बढ़ूंगा। महाजन की आज्ञा पाकर गणेश आगे बढ़ गया। रास्ते में एक जगह उसने गोबर का ढेर देखा। यहाँ रुककर मैं लड्डुओं पर हाथ साफ कर सकता हूँ। अतः गणेश वहीं रुक गया और जल्दी से टोकरे पर रखे तख्तों पर फैले गोबर को हटाया। फिर लकड़ी के तख्ते को हटाया। वाह, कैसी अच्छी सुगंध आ रही है लड्डुओं में से। फिर गणेश ने झटपट तालाब में हाथ मुंह धोए और लड्डुओं पर हाथ साफ करना शुरू कर दिया। गप गप, जल्द ही वो टोकरी के सारे लड्डू साफ कर गया। उसने खाली टोकरी में गोबर भर दिया और हाथ मुंह धोकर घनश्याम महाजन के आने की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ ही देर बाद ही घनश्याम महाजन वहां आ पहुंचा। चलो गणेश, टोकरा उठाकर आगे बढ़ो। रुको मालिक, मैं जरा लघु शंका कर रहा हूँ। गणेश लघु शंका करने वहां से दूर चला गया। तब महाजन ने सोचा, जरा देखो तो सही टोकरी में लड्डू सही सलामत है या नहीं। ये सोचकर उसने गोबर हटाने के लिए हाथ तख्ते की ओर बढ़ाया तो बुरी तरह चौंक पड़ा। ये क्या, मेरा तो सारा हाथ ही गोबर में धंस गया, जबकि मैंने तो केवल ऊपर ही ऊपर गोबर बिछाया था। टोकरी के लड्डू कहाँ गए? महाजन ने हड़बड़ाहट में टोकरी को उलट कर रख दिया। ओह, टोकरी तो गोबर ही गोबर से भरा हुआ है, लड्डू कहाँ गए? लगता है टोकरी के लड्डू गणेश गणेश डकार गया है। आने दो उसे, मैं उसकी खाल खींच लूंगा। घनश्याम अभी क्रोध में भनभना ही रहा था कि तभी वहां गणेश आ पहुंचा। उसे देखकर घनश्याम क्रोध से चिल्लाया, गणेश, टोकरी के लड्डू कहाँ गए? लड्डू? भला टोकरी में लड्डू कहाँ थे मालिक? टोकरी तो गोबर से भरी हुई थी। गणेश, सच सच बता दो, तुमने टोकरी के लड्डू खाए हैं? नहीं मालिक, मैंने लड्डुओं का मुंह तक नहीं देखा है। तुम झूठ बोल रहे हो। यह सुनकर गणेश आगे बढ़ा और उसने घनश्याम के हाथ में पकड़ी शहद की बोतल छीन ली। अरे, ये क्या कर रहे हो? बोतल क्यों छीन ली? मालिक, आपने मुझ पर लड्डुओं के चोरी का आरोप लगाया है, इसलिए चोरी का आरोप अपने सिर पर लेकर मैं जीवित नहीं रहना चाहता। अतः मैं इस बोतल का जहर पीकर अपनी जान दे रहा हूँ। कहकर गणेश ने शहद की बोतल अपने मुंह से लगा ली और बोतल का सारा शहद गट गट पी गया। उस वक्त घनश्याम महाजन की सूरत देखने लायक थी। हाय रे कम वक्त, पहले तो लड्डुओं पर हाथ साफ कर गया और अब शहद से भरी बोतल को भी पी गया। घनश्याम महाजन और गणेश की कहानी सुनकर उदासी में डूबी राजकुमारी वैशाली खिलखिलाकर हंस पड़ी। ओह आश्चर्य! राजकुमारी खिलखिलाकर हंस पड़ी। फिर राजकुमारी इतनी हंसी कि हंसते हंसते उसकी आंखों में आंसू आ गए। अंत में किसी तरह अपनी हंसी रोककर उसने विनय स्वर से कहा, तुमने कहानियां तो बड़ी मजेदार सुनाई, अब ये तो बताओ इस घटना के बाद क्या हुआ? घनश्याम महाजन और गणेश का क्या हुआ? इससे आगे की कहानी इस प्रकार है राजकुमारी जी। घनश्याम महाजन खून का घूंट पी कर रह गया, लेकिन इस घटना के बाद चतुर गणेश बार बार उसे मात पर मात देने लगा। घनश्याम महाजन भी समझ गया कि इस बार शेर को सवा शेर मिला है। अतः एक दिन उसने गणेश को नौकरी से निकाल दिया और उससे की शर्त के अनुसार उसे 1000 मोहरे दी और साथ ही साथ सारे गांव वालों के सामने जमीन पर नाक रख दी। तब कहीं जाकर गणेश से उसका पीछा छूटा। वाह, सचमुच गणेश बहुत चतुर था जो उसने सूखे तिलों में से भी तेल निकाल लिया। कहकर वैशाली फिर हंसने लगी। राजा भैरव सिंह को जब यह समाचार मिला तो दौड़ा दौड़ा वहां आया और वीरेश्वर से कहा, वीरेश्वर, तुमने हमारी शर्त के मुताबिक हंसना भूल चुकी राजकुमारी वैशाली को हंसाया है, इसलिए हम तुम्हारे आभारी हैं और राजकुमारी वैशाली से तुम्हारा विवाह करने की घोषणा करते हैं। धन्यवाद महाराज।
जल्दी खूब धूमधाम से बीरेश्वर और राजकुमारी वैशाली का विवाह संपन्न हुआ। तब बीरेश्वर ने वैशाली से कहा, वैशाली, तुम व्यर्थ ही मृत्यु के भय से हंसना भूल गई थी। माना कि मृत्यु एक शाश्वत सत्य है, लेकिन एक दिन सभी को मरना है। फिर भी इस संसार में जीने के लिए बहुत सारी खुशियां हैं, अतः मौत का भय त्याग कर उन खुशियों को अपने आंचल में समेट लेना ही बुद्धिमानी है। ये सुनकर राजकुमारी वैशाली ने शर्मा कर नजरें झुका ली थी। और इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।